वो ट्रेलर लोकसभा अपने दर्शकों को लिए चलते प्रश्नकाल चल रहा है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान क्या कुछ करे, एक बार सुनवाते हैं। महोदय, आपकी अनुमति से मैं आपके समक्ष इस सदन के समक्ष आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं महोदय कि आप मुझे इस माननीय सदन को बताना चाहता हूं कि क्या आवश्यकता थी। देखिए, कोई जो इस प्रकार की जो इसका गठन किया गया था, मैं आपको तथ्य रखना चाहता हूं आपके समक्ष महोदय। 2010 में पहली बार यह निर्णय लिया गया था तत्कालीन सरकार के द्वारा। महोदय, हर कोई जानता है कि उस समय वहां पर सत्ता में कौन थे और किसने उसका समर्थन किया था उस सरकार का। देखिए, 2010 में यह निर्णय लिया गया था महोदय। उसके बाद 2 बार महोदय, 2 बार यह जो मुद्दा है वह माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष लाया गया था और दोनों ही बार माननीय उच्चतम न्यायालय ने सिफारिश की थी कि एक ही परीक्षा हो जानी चाहिए अखिल भारतीय स्तर पर। माननीय और पहली बार यह जो परीक्षा थी वह सीबीएसई के द्वारा आयोजित की गई थी और उसके बाद तदंतर में महोदय एक दूसरे नेशनल टेंटिंग अथॉरिटी को यह कहा गया था कि यह परीक्षा करे। यह सतत प्रक्रिया है महोदय, और 2010 के बाद से यह जो परीक्षा हो रही है और जिन्होंने उस परीक्षा को जो लेते हैं उस समय भी किया था, लेकिन आज राजनीतिक कारण से वह इसको खत्म करना चाहते हैं। देखिए, यहाँ पर सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उच्चतम न्यायालय के कहने के अनुसार, उनके निर्देश के अनुसार एकल परीक्षा अखिल भारतीय स्तर पर बहुत सफलतापूर्वक हो रही है। और जहां तक तमिलनाडु का संबंध है बताइए, आप इस प्रकार की बातें कैसे कर सकते हैं? महोदय, जो मूलभूत मुद्दा हमारे सामने है कि जो परीक्षा यहाँ पर जो हो रही है उसकी जो साख पर पहले ही बट्टा लग चुका है महोदय। 27 लाख से ज्यादा छात्र इस बार नीट में बैठे और भ्रष्टाचार उस दिन से ही शुरू हो गया जिस दिन पर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हुआ था। और जो उसका भी विस्तार किया गया और जो पर्चा लीक हुआ उसको, जो छात्रों का भविष्य है वो खतरे में है और छात्रों को बड़ी आशंका है कि उनका भविष्य क्या होगा। महोदय, मुद्दा ये है कि अभी तक जो घटनाक्रम रहा है उसमें केवल एक मामले में केस दर्ज हुआ है और एक समिति का भी गठन किया गया है इस मामले की जांच करने के लिए। हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो लोगों से जुड़ा हुआ मामला है, छात्रों से जुड़ा। तो कार्यवाही अभी आप देख रहे थे, सुन रहे थे। सबसे बड़ी बात है कि नीट का मसला एक बार फिर से उठा, जिसके जवाब में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने स्पष्ट कर दिया कि सरकार कुछ नहीं छिपा रही है। कुछ जगह गड़बड़ी हुई है लेकिन कार्रवाई लगातार जारी है। अदिति हमारे साथ, हमारी पॉलिटिकल एडिटर लगातार बनी हुई हैं। और अदिति, जैसा कि उम्मीद पहले से ही थी कि इस बार भी जो नीट का मसला है वो विपक्ष उठाएगा, विपक्ष ने उठाया और केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने जवाब भी दिया कि सरकार इस पूरे मामले में कुछ छुपा नहीं रही है। बिल्कुल, देखिए, ये ज्यादा तो पकड़ना ही था और आपने देखा कि किस तरीके से कल भी जब सर्वदलीय बैठक हुई उसमें तमाम मुद्दे आए और अभी तो नीट का मुद्दा आया है जो जोर पकड़ेगा, फिर यूपीएससी का मुद्दा। मैं आपको ये इसलिए बताना चाह रही हूँ क्योंकि जब हम विपक्ष के नेताओं से मिलते हैं तमाम तरीके का इंटेंशन समझ में आता है। तो देखिए, कावड़ियों का मुद्दा, नीट का मुद्दा, यूपीएससी का मुद्दा, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं। मणिपुर का मुद्दा, आपको याद होगा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जब मणिपुर गए थे तो उन्होंने ये बात कहकर आए थे कि मैं आपकी बात संसद में उठाऊंगा। तो जाहिर तौर पे राहुल गांधी भी ऐसे तमाम मुद्दों को उठाने वाले हैं। ये बात अलग है कि महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे भी बीच बीच में उठते हैं, लेकिन अगर पुरजोर तरीके से, जोर से, कमर पर हाथ रखकर और दबदारी से अगर विपक्ष जब मुद्दा उठाता है तो उनमें नीट, कावड़ियों का मुद्दा जो अब आगे आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा, उसमें नीट, यूपीएससी, कावड़िया, मणिपुर, ये ऐसे मुद्दे होंगे। और जाहिर तौर पे अखिलेश यादव जिस तरीके से कावड़ियों के मुद्दे में आपने मैं लौट रही हूँ, अखिलेश यादव को एक बार सुन लेते हैं। पूरे देश के छात्र इस पे आंदोलित थे,
लगातार अखबार और सीबीआई की जांच के बाद चीजें सामने आ रही हैं, लोग पकड़े जा रहे हैं, जेल भेजे जा रहे हैं। मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं मंत्री जी से, क्या सेंटर वाइज जिन बच्चों को सबसे ज्यादा नंबर मिले हैं, क्या उसकी सूची जारी करेंगे? 30,000 सीटें जहां हैं, कई सेंटर अध्यक्ष महोदय ऐसे हैं जहां 2,000, 2,500 बच्चे पास हो गए हैं। सरकारी सीटें 30,000 हैं, कई सेंटर में 2,000 से ज्यादा पास हो गए। कई प्रदेश के ऐसी जगह है जहां पर कुछ सेंटर से 600 से 650 से ज्यादा सबसे ज्यादा नंबर हैं। और अगर वो संस्था इतनी क्रेडिबल थी तो अध्यक्ष महोदय जिन सेंटर्स पे ये परीक्षा हुई उन सेंटर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था? क्या मंत्री जी ने जानकारी की थी इस बात की? अध्यक्ष महोदय, मेरे आपके माध्यम से एक ही निवेदन है कि बिना ये मंत्री जी रहेंगे तो न्याय नहीं मिलेगा बच्चों को। अध्यक्ष महोदय, आदरणीय अखिलेश जी की प्रश्न का मैं विनम्रता से उत्तर देना चाहूंगा कि अभी अभी सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहा है केस, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया पूरा विद्यार्थियों की सूची को वेबसाइट में उपलब्ध करा दो। सर, पिछले 3 दिन से देश भर की सारे विद्यार्थियों की लिस्ट पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। ये सारा चीज खुले पे है और कई प्रकार की तर्क आ चुका है। सर, मैं एक अभी उसमें केरल के विद्यार्थी भी अच्छे किए हैं, क्या हम ये कहेंगे भी वहां भी कुछ गड़बड़ी हुई थी? ऐसे आरोप करना, मैं देश की ग्रामीण इलाका, देश की एसटी इस बार सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करने वाले देश की एसटी एससी ग्रामीण बैकग्राउंड आर्थिक पिछड़े लोगों की है। क्या हम उनकी मेधा को हम चुनौती देते हैं? और बाकी रहा क्वेश्चन पेपर लीक की, सर मैं शुरू से मेरा एक स्टैंड रहा, राजनीति नहीं करना, लेकिन अखिलेश जी जब वहां दायित्व में थे उस सूबे की, सर सारे सूची है कितने बार उत्तर प्रदेश में क्वेश्चन पेपर लीक हुए हैं। माननीय एक मिनट प्लीज, एक मिनट। राहुल गांधी जी, आप प्रश्न पूछना चाहते हैं? स्पीकर सर। अध्यक्ष महोदय, ये पूरे देश में ये स्पष्ट है कि पूरे देश को ये मालूम है कि गंभीर समस्या है हमारी परीक्षा प्रणाली में, केवल नीट का। It's obvious to the whole country that there is a very serious problem in our examination system. This is not just a question of NEET, it is in all the major examinations. Now, the minister has blamed everybody except himself, right? I don't even think he understands the fundamentals of what is going on here. आप प्रश्न क्या है आपका? आ रहा हूँ सर। सर, ये मैं क्वेश्चन को सेटअप कर रहा हूँ। इसलिए प्रश्न पूछते हैं। ये the issue is that there are millions of students in this country who are extremely concerned at what is going on and who are convinced that the Indian examination system is a fraud. That is what is at stake here. Millions of people believe that if you are rich and if you have money, you can buy the Indian examination system. And by the way, and this is the same feeling that the people in the opposition have. And that is why we are asking some very simple questions to Honorable Minister. Number one, as this is a systemic issue, what exactly are you doing to fix this issue at a systemic level? Yes. That's the first question. ओके, क्वेश्चन में चल रहा है अभी। प्लीज। अब मैं मंत्री जी, मैं एक बार बोल दूं इस बात पे? चलो मंत्री जी, आप शॉर्ट में जवाब दो, फिर मैं बोल ही देता हूं। आज आप शॉर्ट में जवाब देना। अध्यक्ष महोदय, मेरे जो शिक्षा है, मेरे जो संस्कार है, मेरे जो सामाजिक जीवन है, मेरे को मेरे राज्य की, मेरे सूबे की जनता की स्वीकृति मिली है। मैं किसी की, मेरे बौद्धिक और मेरे संस्कार की सर्टिफिकेट मेरे को सारी सदन में किसी से नहीं चाहिए। देश की प्रजातंत्र में
देश की प्रजातंत्र में चुन के मेरे नेता प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रधानमंत्री की भूमिका दिया है। मैं उनकी निर्णय से यहाँ उत्तर दे रहा हूँ सदन को। बाकी ये कहना चिल्लाने से सच झूठ नहीं हो जाएगा साहब। ये जो कहा गया देश की अभी की एग्जामिनेशन सिस्टम रबिश है सर, इससे दुर्भाग्यजनक बयान देश की नेता प्रतिपक्ष का कुछ नहीं हो सकता है सर। मैं कठोर शब्द से उसको निंदा करता हूं। बाकी रहा, मैं सर आपके सामने, आपके माध्यम से देश के सामने सर एक तथ्य रखता हूं सर। जिन्होंने रिमोट से सरकारें चलाई है, 2010 में 3 बिल आया था सर शिक्षा सुधार के लिए। उन्हीं की पार्टी के नेता आदरणीय कपिल सिब्बल साहब 3 बिल लाए थे। उसमें से एक बिल था एजुकेशन, उसमें एक बिल था प्रोहिबिशन ऑफ अनफेयर प्रैक्टिस बिल 2010, जिसकी उद्देश्य एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में माल प्रैक्टिस को बंद करना। सर मेरे सरकार की हिम्मत है, अभी हमने पब्लिक एग्जामिनेशन की रेगुलरिटीज में बिल लाए, कानून बनाए। क्या मजबूरी था कांग्रेस पार्टी की, क्या मजबूरी था नेता प्रतिपक्ष की? उन्होंने उस बिल को उल्टा किया, किसके दबाव में उल्टा किया? क्या निजी मेडिकल कॉलेज की दबाव में, उनकी घूसखोरी की दबाव में उन्होंने उस बिल को उल्टा किया था? सच सुनने की सामने नहीं है ये। मैं किसी की विद्वता पे प्रश्न नहीं उठाता हूं, लेकिन सच 2010 में शिक्षा सुधार की बिल उन्हीं की सरकार ने लाया था, दबाव में उन्होंने उल्टा किया। ये हमको प्रश्न पूछते हैं। एक मिनट प्लीज, मैं सबको मौका दिया, सबको मौका दूंगा। एक मिनट माननीय सदस्य, प्लीज 1 मिनट बैठिए। प्लीज बैठिए, आप पहली बार। हाँ 1 मिनट। कल्याण जी प्लीज, कल्याण जी प्लीज 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट सबको मौका दूंगा। 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट। माननीय सदस्यगण, विषय महत्वपूर्ण था, मैंने सबको अलाउ किया, लेकिन एक बार इस सदन के अंदर ये सार्थक चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि प्रश्न ये था कि परीक्षाओं के विषय के अंदर, और आप सबको पता है देश में अलग अलग राज्यों के अंदर भी अलग अलग दलों की सरकार रही, और उन अलग दलों की सरकार में आपकी भी सरकार रही, अन्य दलों की सरकार रही। वहाँ भी कई बार प्रश्न पत्र लीक हुए और परीक्षाओं पर प्रश्न उठे। मेरे सवाल, 1 मिनट मैं बता रहा हूँ जिसको, आप पूरी बात सुनिए मेरी। मेरा कहना ये है कि हम और उन 1 मिनट प्लीज बैठिए, 1 मिनट नीट नहीं सारी। हमारा सवाल ये है कि हम यहाँ इसलिए चिंता के लिए बैठे हैं कि भविष्य में हमारे विद्यार्थियों के भविष्य पर कोई विषय न उठे, इसलिए किस तरीके का मैकेनिज्म डेवलप करें, परीक्षाओं का क्या बेहतर सिस्टम डेवलप करें, इसमें सबके सुझाव आए ताकि भविष्य के अंदर, और उसके लिए जो उत्तम सुझाव हो सकते हैं सरकार भी उस उत्तम सुझावों को मानेगी। 1 मिनट। लेकिन हम अगर सारे परीक्षाओं पर सवाल उठाएंगे तो कई राज्यों में कई दलों की सरकार है जो परीक्षाएं आयोजित करती रहती है। हम सारी परीक्षाओं पर सवाल उठाएंगे तो जो बच्चे उत्तीर्ण होते हैं उनके भविष्य पर और भारत की परीक्षाओं पर संसद ने भी कानून बनाए। कानून बनाने के अलावा इस विषय के अंदर एजेंसी जांच कर रही है, कोर्ट निगरानी कर रही है। हमारा सवाल ये होना चाहिए कि हम कैसे सकारात्मक रूप से सुझाव देकर इस सिस्टम को और बेहतर कर सकते हैं, ये होना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप से सदन नहीं है। आप बेहतर सिस्टम डेवलप करो और कभी भी
सारे एग्जामिनरों पर सवाल उठाना सदन के लिए उचित नहीं है। ये सदन इसके लिए है भी नहीं प्लेटफॉर्म। नो क्वेश्चन नंबर 3 श्री डी प्रसाद राव। प्रश्नकाल में सबको सवाल उठाने दिया और एक बार सवाल उठाने के बाद दोबारा नहीं उठाने दिया जाता। संसद नियम प्रक्रियाओं से चलती है और नियम प्रक्रियाओं से मैंने चलाया। श्री डी प्रसाद राव, प्रश्न नंबर 3 9। मैंने सदन की चिंता सरकार को बता दी है और आप सबको बता दी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे अवसर देने के लिए बहुत धन्यवाद। मैं प्रसाद राव हूँ, चित्तौर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आंध्र प्रदेश से हूँ। मेरे मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू गारू ने विशेष वित्तीय सहायता केंद्र से मांग की है और ताकि जो आंध्र प्रदेश के पुनर्निर्माण के लिए उन्होंने प्रश्न संख्या 3 है, पहले बोलो प्रश्न संख्या 3। क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न संख्या 3। कोई दिक्कत नहीं, सब सीधे पहली बार आए। अब मान्य प्रश्न पूछे प्लीज सदस्य। प्रश्न संख्या 3। क्वेश्चन नंबर 3। माननीय मंत्री जी, कोई दिक्कत नहीं, सब सीधे पहली बार आए। अब मान्य प्रश्न पूछे प्लीज सदस्य। Thank you very much for allowing me to speak this very important question, Honorable Speaker. This is Prasad Rao from Chittoor constituency, Andhra Pradesh. Our beloved Honorable CM Chandrababu Naidu Garu has requested substantial financial support from the center to help reconstruct and rebuild the Andhra Pradesh, which is facing acute financial challenges, stalled infrastructure projects. In this context, Honorable Speaker, I would like to know from the Honorable Minister about the centrally sponsored schemes and the projects that have been stopped or discontinued in the state of Andhra Pradesh, along with the reasons for the same. The current state of the stalled or delayed schemes in the state and the reasons behind the halting and slowdown of these projects. And the reply given to the question, the unutilized certificate was not furnished. It was a general reply. I request Honorable Speaker to furnish the utilization certificate for the funds allotted to the Andhra Pradesh for the last 5 years. Thank you very much. माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो ये बताया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, मैं उनको बताना चाहता हूं कि इस आशय का पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी ने भारत सरकार को प्रस्तुत किया है और भारत सरकार की इस प्रकार के सभी अनुरोधों का परीक्षण कराने के बाद ही नियमानुसार कार्रवाई करती है तथा आंध्र प्रदेश के भी अनुरोध का भी इसी प्रकार से समुचित परीक्षण करके निर्णय परीक्षण किया जाएगा। जहाँ तक केंद्र प्रायोजित योजनाओं का सवाल है के संबंध में माननीय सदस्य ने प्रश्न में बताया कि मैं उनको बताना चाहता हूं कि केंद्र में प्रायोजित योजनाएं सभी राज्यों के लिए होती हैं और केंद्र सरकार की तरफ से किसी योजना को राज्य विशेष के लिए बंद नहीं किया जाता है। केंद्र सरकार का केवल आग्रह मात्र यही होता है कि संबंधित योजनाओं को दिशा निर्देश के अनुपालन के तहत कार्य किया जाए। सप्लीमेंट्री, माननीय ऑनरेबल मेंबर सप्लीमेंट्री। क्वेश्चन नंबर 2। एक माननीय सदस्य 2 पूछ सकता है, मूल प्रश्न और सप्लीमेंट्री। कोई बात नहीं, पूछना है तो कोई अनिवार्य नहीं है, कोई बात नहीं। So, respected sir, despite the release of 62,500 crores by the central government, there have been cases of corruption and diversion of practices of these funds by the previous state government and Andhra Pradesh. As a result, the centrally sponsored schemes implemented over the past 5 years have not been reached the people of the state. This is highlighted in the white papers released by our Honorable Chief Minister Sri Chandrababu Naidu Garu, especially in the ones related to Polavaram irrigation project and the development of our capital, Amaravati. In the light of this, I would like to ask the Honorable Minister, have there been any reported issues of fund diversion or misallocation of related to these funds in the state of Andhra Pradesh in the past 5 years?
The second one is, if such issues have been reported, the detailed information on these instances and the measures taken to address them may be furnished. Thank you. माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने पहले भी बताया कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं का कहीं ना कहीं केवल भारत सरकार का होता है कि जो दिशा निर्देश उसके अनुसार पालन किया जाए। जहाँ तक पोलवरम और उसके विषय में, राजधानी के विषय में बात किया है माननीय सदस्य जी ने, कि आंध्र प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2014 के माध्यम से जो आंध्र प्रदेश की आर्थिक सहायता के लिए मात्र बना था, उसके लिए भारत सरकार ने अब तक जो रिसोर्स गैप के मध्य में 1678.76 करोड़ रुपए, जो रायसीना जो उनका पिछड़ा जिला है 7, उसमें 1750 करोड़ रुपए, और राजधानी अमरावती की जो बात कर रहे हैं उसमें 2500 करोड़ रुपए, और कोरलम नेशनल इरिगेशन के लिए भी 15,147 करोड़ रुपया, और विशेष सहायता उपाय के लिए 15.81 करोड़ रुपया दिया गया है। लगभग 35,492 करोड़ रुपया अब तक भारत सरकार आंध्र प्रदेश सरकार को दी। श्री केसी नेनन शिवनाथ। Speaker sir, despite of 62,400 crores given by the central government, these funds have been diverted and case of corruption has been noticed, and it was clearly mentioned by our Chief Minister Chandrababu Naidu, the paper released on Polavaram irrigation and as well as capital of Amaravati. In light of this, I would like to ask Honorable Minister Ji, issue have been reported and detailed information of these instances and measures taken to address them. Thank you. माननीय अध्यक्ष जी, मैंने पहले भी इसको बताया कि भारत सरकार दी है, ऐसी कोई सूचना हो तो प्राप्त होगी तो जरूर जाती है। श्री टी.आर. बालू जी। मिस्टर टी.आर. बालू जी। So, Honorable Speaker, sir, it's very strange in Chennai and suburban Chennai. There is a very big project is going on from 2019 onwards. The PAB has approved the project in 2019. For the past 5 years, central government has not even invested a single penny in the CSS scheme. For the past 5 years, work is going on. Honorable Chief Minister of Tamil Nadu is working hard. He is getting the market funding with higher interest rate, and he is investing, and day to day it is leaps and bounds, it is progressing, and it is almost about 60% of the project has been completed. But so far, central government has not come forward to invest even a single paisa, sir. Are we in federal setup or not? That is what I want to know. माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है, क्योंकि ये प्रश्न से संबंधित नहीं है, क्योंकि ये केंद्र प्रायोजित योजना आंध्र प्रदेश से संबंधित प्रश्न था। बाकी उनको जानकारी चाहिए तो भेजेंगे तो उनको उपलब्ध करा जाएगा। तो प्रश्नकाल की तस्वीर और कार्यवाही हम आपको लगातार दिखा रहे थे, लेकिन